बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लेक्चर है फार्माकोलॉजी का। चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर कल मैंने शेयर कर दिया था। चैप्टर सेकंड का लेक्चर है। चैप्टर सेकंड हमारे पास है पैथोलॉजी। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि क्या होता है पैथोलॉजी। अगर हम देखें तो बेसिकली ये फार्माकोलॉजी की एक ब्रांच होती है जो कि डील करती है विद द स्टडी ऑफ डोजेज फार्म। इनकी जिस तरह आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास जो भी ड्रग है वो किस डोजेज फार्म के अंदर है, वो कैप्सूल में है, टैबलेट की फॉर्म में है, या हमारे पास इंजेक्शन की फॉर्म में है, या हमारे पास जेल्स वगैरह के फॉर्म में है। तो डोजेज फार्म के साथ जो कि डील करती है तो उसको हम कहते हैं पैथोलॉजी। आगे हम इसमें देखते हैं कि पैथोलॉजी क्या होती है। इट इज द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी विच डील विद द डोजेज ऑफ द ड्रग। फार्माकोलॉजी की वो ब्रांच जो कि ड्रग की डोजेज फॉर्म के साथ जो है ना डील करती है, जिसमें हम स्टडी करते हैं इनके ड्रग किस फॉर्म के अंदर है, सिरप में है, टैबलेट या कैप्सूल में है। इन तमाम चीजों की जो स्टडी या इन तमाम चीजों के साथ जो भी मतलब हम डील करते हैं उस ब्रांच का हम पैथोलॉजी कहते हैं। सेकंड चीज हम देखते हैं कि ड्रग क्या होता है। ड्रग, आप सबको पता है कि ड्रग कोई भी मेडिसिन होती है, कोई भी इस तरह का सब्सटेंट होता है दैट ब्रिंग्स अबाउट ए चेंज इन बायोलॉजिकल फंक्शन थ्रू इट्स केमिकल रिएक्शन। इनके ड्रग कोई भी एक सब्सटेंट होता है, कोई भी इस तरह की मेडिसिन हो सकती है जो कि अपने केमिकल रिएक्शन के थ्रू हमारे फिजियोलॉजिकल जो हमारा फंक्शंस होता है हमारी बॉडी के अंदर उनमें चेंजेस लाता है। मिसाल के तौर पर हमने क्या करना था, डिजीज को ट्रीट करने के लिए हमने कोई मेडिसिन यूज करनी होती है ना। तो मेडिसिन तो हम बाहर से लेते हैं, तो मेडिसिन के अंदर मुख्तलिफ जो केमिकल्स वगैरह होते हैं, मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स वगैरह होते हैं, तो वो जब बॉडी के अंदर जाते हैं तो उसकी फिजियोलॉजिकल फंक्शन के अंदर चेंजेस लाते हैं, तो इसे हम ड्रग कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है प्रो ड्रग्स। इट रेफर्स टू कंपाउंड्स दैट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन must undergo chemical conversion by metabolic process before becoming an active pharmacological agent। अब परो ड्रग हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म में होता है। कोई भी कंपाउंड जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जब हम उसको आप बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं तो उसके बाद उसके मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू कन्वर्जन होती है, तो एक एक्टिव फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स बन जाता है। मिसाल के तौर पर जिस तरह लीवोडोपा इंटू डोपामीन। अब लीवोडोपा जो है ना वो एक इनएक्टिव ड्रग होता है, वो प्रो ड्रग है। जब हम देते हैं हमारी बॉडी के अंदर जाके मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू उसकी केमिकल कन्वर्जन होती है और वो डोपामीन में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि जो डोपामीन होता है ना वो पार्किंसन डिजीज को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, जो हमारे ब्रेन की एक डिजीज होती है जिसमें डोपामीन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, तो हमें बैच डोपामीन की जरूरत पड़ जाती है। अब डोपामीन जो होता है अगर हम डायरेक्ट देंगे, ये एक्टिव फॉर्म में होता है, तो जो ब्लड ब्रेन बैरियर होती है हमारे जो है ना ब्रेन की मेम्ब्रेन, तो उसको ये क्रॉस नहीं कर सकता, इसीलिए हम लीवोडोपा देते हैं जो कि एक प्रो ड्रग है। जब हमारे उसको हमारे वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है, वहां पे जाके मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू वो एक्टिव ड्रग डोपामीन में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है। तो ये हमारे पास प्रो ड्रग है। उसके बाद आ जाता है प्लेसिबो। प्लेसिबो क्या होता है कि इट रेफर्स एन इनएक्टिव सब्सटेंस और प्रिपरेशन गिवन टू सेटिस्फाई द पेशेंट सिंबॉलिक नीड्स फॉर ड्रग थेरेपी एंड यूज्ड इन कंट्रोल स्टडीज टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंस। अब प्लेसिबो कोई भी इनएक्टिव सब्सटेंस होता है, कोई जिसका मेडिसिन जिस एक्टिव ना होता है ना, तो वो मेडिसिन का कोई पार्ट होता है, बल्कि कोई दूसरा सब्सटेंस होता है जो कि पेशेंट की जो है ना सिंबॉलिक नीड को, फिजिकली जो उसकी सिंबॉलिक नीड्स होती है उसको जो है ना पूरा करने के लिए हम देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर जिस तरह छोटे बच्चे होते हैं ना, या कोई जो है ना एजिड्स लोग वगैरह होते हैं, अगर उन्होंने कोई सिरप ले लिया, ठीक है, या बच्चों की हम मिसाल लेते हैं, या कोई टैबलेट ले ली जो कि उसका बिटर टेस्ट होता है, कड़वा, तो फौरी तौर पर बच्चे रोना शुरू कर देते हैं, तो उसके बाद शुगर उनको दी जाती है या कोई चॉकलेट वगैरह उनको दी जाती है ताकि उनके मुंह का टेस्ट जो है ना फौरी तौर पर मीठा हो जाए। वो जो हमारे पास शुगर होगी या कोई चॉकलेट होती है वो प्लेसिबो होती है। तो ये इसी तरह का कोई भी सब्सटेंस जो कि जस्ट पेशेंट की सिंबॉलिक नीड्स को जो है ना सेटिस्फाई करने के लिए हम यूज करते हैं। और आमतौर पर जो मेडिसिनल सब्सटेंस वगैरह होते हैं उनकी एफिशिएंसी को डिटरमाइन करने के लिए भी कंट्रोल स्टडी में प्लेसिबो यूज किए थे मुख्तलिफ, जिनको स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया जाता है। उसके बाद है डोज क्या होती है। अमाउंट ऑफ द ड्रग टेकन ईच टाइम बाय एन इंडिविजुअल और क्वांटिटी टू बी एडमिनिस्ट्रेड एट वन टाइम।
और ड्रग की वो मिकदार जो कोई भी एक पेशेंट जो एक टाइम में ले रहा होता है, ठीक है, हर टाइम में जो पेशेंट एक जो है ना अमाउंट लेगा या एक मिकदार लेता है ड्रग की, उसको हम डोज कहते हैं, या वो क्वांटिटी जो कि एक टाइम में एक पेशेंट लेता है। अब मिसाल के तौर पर जैसे 20 mg की टैबलेट है या 10 mg की टैबलेट है, तो एक टाइम में एक पेशेंट एक टैबलेट ले रहा है ना, तो वो उसकी एक डोज होगी। अगर 20 mg की टैबलेट एक पेशेंट ने सुबह 8 बजे लिए तो वो उसकी डोज होगी। या अगर हम ड्रॉप्स की बात करते हैं, तो 2 ड्रॉप्स अगर एक पेशेंट के आंख में यूज हुए हैं, तो वो उस टाइम उसकी डोज होती है, जो उसने उसी वक्त ली है। उसके बाद आता है डोजेज, ठीक है। डोजेज क्या होती है? द अमाउंट ऑफ द ड्रग गिवन टू एन इंडिविजुअल पर यूनिट बॉडी वेट आर द डिटर्मिनेशन एंड रेगुलेशन ऑफ साइज, फ्रीक्वेंसी एंड नंबर ऑफ डोजेज। अब डोजेज में हम ये देखते हैं कि ये अमाउंट ऑफ ड्रग जो हम किसी भी इंसान को दे रहे होते हैं, किसी भी पेशेंट को दे रहे होते हैं, उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। अब इसके अंदर हमने डोज को एडजस्ट करना होता है। अब इसमें हमने फ्रीक्वेंसी भी देखनी होती है कि कितना दफा डोज दे रहे हैं, नंबर ऑफ डोजेस कितना है, कितना डोज दे रहे हैं, उसका साइज कितना है। मिसाल के तौर पर अगर एक पेशेंट है, अगर उसने एक दिन में 20 mg की टैबलेट लेनी है, ठीक है, अगर वो टैबलेट एक ही दफा लेने की बजाय अगर हम उसको डिवाइड कर देते हैं, तो उसको मतलब है कि 4 पार्ट्स के अंदर, तो 5 5 mg की टैबलेट्स वो 4 दफा लेगा, तो 20 mg की एक डोज पूरी हो जाएगी। तो इस चीज को हम डोजेज कहते हैं। इनके नंबर ऑफ डोजेज, एक दिन में एक पेशेंट कितना डोजेज ले रहा है, कितना फ्रिक्वेंसी के साथ, किस किस वक्फे से ले रहा है, और कितना साइज में ले रहा है, उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ये डिसाइड करते हैं। जैसे कि एजिड लोग होते हैं, जो ओल्डर एज के होते हैं, तो उनका बॉडी जो है ना वो इतना जल्दी मतलब उन चीजों को उस तरह डाइजेस्ट नहीं कर सकती है, तो बजाय उनको कि उनको 100 mg या 400 mg की एक टैबलेट दें, उनको जो है ना हाफ ऑफ करके दी जाती है, और एक दिन में 2 या 3 डिवाइडेड कर दिए जाते हैं डोज को। इस तरह चिल्ड्रन में भी होता है। उसके बाद है डोजेज टाइप्स। हमारे पास डोज की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। पहली है थेरेप्यूटिक डोज। Average dose for an adult to produce a therapeutic effect is called therapeutic dose। अब therapeutic dose कोई भी वो एवरेज डोज होती है जो कोई एक अडल्ट को हम लोग देते हैं, जो अपना थेरेप्यूटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करते हैं, उसको थेरेप्यूटिक डोज कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी पेशेंट के सर में दर्द है, उसको पैनाडॉल की टैबलेट दे दी गई है, तो एक टैबलेट लेने से, जो पैनाडॉल की एक टैबलेट फर्ज करें अगर वो 200 mg की है, तो उसके सर का दर्द ठीक हो गया है, तो वो थेराप्यूटिक इफेक्ट उसने प्रोड्यूस किया है, और अपनी एवरेज डोज के ऊपर भी। इनके 200 mg के अगर टैबलेट से उसको इफेक्ट पड़ रहा है, तो एक ही टैबलेट देने से अगर उसको थेराप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो गया है, तो वो एक टैबलेट जो है ना वो थेराप्यूटिक डोज है। उसके बाद आ जाते हैं लोडिंग डोज। A large dose initially used to produce an effective concentration as quickly as possible is called loading dose। अब ये क्या होती है? लोडिंग डोज होती है ये, हम ये ना ये लार्ज डोज जो हम इनिशियली देते हैं, ताकि हमें इफेक्टिव कंसंट्रेशन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमें अचीव हो जाए, यानी कि एज सोन एज पॉसिबल हमें इफेक्टिव कंसंट्रेशन चाहिए, तो हम इनिशियली डोज ही लार्ज डोज कर देते हैं। ठीक है, जिस तरह अगर हम चाहते हैं कि पेशेंट्स है ना, ठीक है, हम एक टेबलेट्स का फर्क नहीं पड़ता, हम कहते हैं एक टाइम में अगर ज्यादा पेशेंट के सर में दर्द होता है या अगर उसको बुखार होता है, तो हम उसको कहते हैं पेनाडॉल की 2 टैबलेट दे दो। हम पहले ही इनिशियली लार्ज डोज देते हैं ताकि उसको क्विकली तौर पर रिलीफ मिले उस डिजीज से, तो इस चीज को हम लोडिंग डोज कहते हैं। उसके बाद है हमारे पास मेंटेनेंस डोज। Are dose used to maintain the therapeutic effect or concentration in blood plasma is called maintenance dose। अब ये वो डोज होती है जो हम बॉडी के अंदर जो हम दे रहे होते हैं, लेकिन वो कंसंट्रेशन जो प्लाज्मा के अंदर जाती है, जो ब्लड प्लाज्मा के अंदर जाती है, और अपना उसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट या कंसंट्रेशन वहां पे जो शो हो रही होती है, उसको मेंटेनेंस डोज कहते हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर हमने एक टैबलेट ली है जो कि ओरल रूट के थ्रू हो रही है, ठीक है, वो कभी भी 100% जो ड्रग होता है वो ब्लड प्लाज्मा में नहीं जाता। अगर हम जीआईटी के थ्रू लेंगे, तो 80% ड्रग ही हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, जो प्लाज्मा के अंदर जाएगा। 80 प्लाज्मा के अंदर भी नहीं जाएगा, बल्कि हम बॉडी में लेते हैं, कुछ स्टमक में डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है, उसके बाद ब्रेकडाउन के दौरान कुछ डिस्ट्रॉय वगैरह हो जाता है। अगर फर्ज करें कि 50% ड्रग भी जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन हमारे प्लाज्मा के अंदर जा रही है, तो उसको हम मेंटेनेंस डोज कहेंगे। दिया तो हमने 100 mg की टैबलेट थी, लेकिन जो उसकी मेंटेनेंस डोज है ना, जो ब्लड प्लाज्मा के अंदर थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन है उसकी, वो जस्ट 50 जो है ना mg की है, तो वो हमारे पास मेंटेनेंस डोज होगी। यानी कि ब्लड प्लाज्मा के अंदर जितना इफेक्टिव थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन होती है, उसको हम मेंटेनेंस डोज कहते हैं। उसके बाद है मैक्सिमल टॉलरेटेड डोज, लार्जेस्ट डोज ऑफ ए ड्रग दैट कैन टेकन सेफली। ठीक है, अब मैक्सिमम डोज जितना पेशेंट को देते हैं और पेशेंट उसको सेफली तौर पे टॉलरेट भी कर रहा है, तो उसको हम टॉलरेटेड डोज कहते हैं। सेकंड, उसके बाद हमारे पास है टॉक्सिक डोज। अमाउंट ऑफ द ड्रग विच प्रोड्यूस अनडिजायरेबल हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सीरियस नेचर इज कॉल्ड टॉक्सिक डोज।
अब ये वो अमाउंट ऑफ ड्रग होती है जो हम पेशेंट को देते हैं, लेकिन उसको सीरियस हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाते हैं पेशेंट के, तो वो टॉक्सिक डोज होती है, उसके लिए टॉक्सिसिटी काज कर रही होती है। उसके बाद है फेटल डोज। अ डोज दैट प्रोड्यूस डेथ इज कॉल्ड फेटल डोज। अब वो डोज जिसके ऊपर किसी पेशेंट की डेथ हो जाती है तो हम उसको फेटल डोज कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है कि डोज की कैलकुलेशन हमने किस तरह से करनी है। अडल्ट डोज इज फॉर ए पर्सन बिटवीन द एज ऑफ 18 टू 16। अब अडल्ट डोज हमारे पास कौन से, अगर हम कैलकुलेट करें, वो पेशेंट जिनकी एज 18 से 60 ईयर के दरमियान होती है, वो उन सबको हमने अडल्ट डोज देनी होती है। उस चिल्ड्रन आर गिवन स्मॉल डोज। बच्चों को हमेशा हम स्मॉल डोज देते हैं। चिल्ड्रन डोज को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो तरह के फार्मूला हैं जो हम यूज करते हैं। एक होता है यंग फार्मूला, दूसरा है क्लार्क फार्मूला। यंग फार्मूला जो होता है इज यूज टू कैलकुलेट द डोजेज फॉर चिल्ड्रन। वो चिल्ड्रन जिनकी एज जो है ना 2 ईयर से लेकर 17 ईयर्स के दरमियान है, ठीक है, उनको डोज को हम यंग फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं। इनके चाइल्ड डोज कैलकुलेट करने के लिए जो हम फार्मूला यूज करेंगे वो यंग फार्मूला है। और वो चिल्ड्रन जिनकी एज 2 से लेकर 17 ईयर्स तक है, बेस्ड अपॉन अडल्ट डोज। अब ये फार्मूला है, इससे हम डोज कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट हमारे पास है कि चाइल्ड डोज इज इक्वल टू एज इन ईयर्स मल्टीप्लाई अडल्ट डोज डिवाइडेड एज इन ईयर्स प्लस 12। अब इसमें आप लोगों ने कैसे कैलकुलेट करना है कि एज हमेशा आपने ईयर्स में लेनी है। अब एज जो चिल्ड्रन की है वो है 2 से लेके 17 ईयर्स तक, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि इसमें से आप कोई भी एज ले सकते हैं। फर्ज करें अगर हम मैंने एज लिया है कि 10 ईयर्स, ठीक है, 10 ईयर्स मैंने एज ली है, मल्टीप्लाई 100 mg की हमारे पास एक डोज है, अडल्ट डोज जो है हमारे पास 100 mg की। तो 100 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 बन जाएगा, डिवाइडेड बाई एज इन ईयर। नीचे भी आपने वही एज लिखनी है जो आपने ऊपर लिखी है। नीचे ऊपर अगर आपने 10 लिखा है, ठीक है, 10 ईयर, तो नीचे भी 10 ईयर लिखेंगे प्लस 12। अब ये 22 बन जाएगा। अब 1000 को जब डिवाइड करेंगे 22 के ऊपर, तो 45.45 mg हमारे पास डोज आ जाएगी जो हमने चाइल्ड को दे रही है। यानी कि अडल्ट की हमारे पास 100 mg की डोज थी, जिसको हमने ये फॉर्मूला लगा के जब उसको कैलकुलेट किया है तो 45.45 mg की डोज हमारे पास आ जाइए, जो कि हम चाइल्ड के लिए यूज करेंगे। उसके बाद हमारे पास एक कलर फार्मूला, ठीक है। अब ये कौन सा होता है, क्लार्क फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट डोजेज स्पेशली फॉर इन्फेंट्स, ठीक है, छोटे बच्चे जिनकी जो बाय बर्थ से लेके उनकी एज 1 ईयर तक होती है, उनका हमने डोज कैलकुलेट के लिए क्लार्क फार्मूला यूज करते हैं। और उनका वेट जो है ना हमेशा पाउंड्स में लिया जाता है। इन्फेंट डोज इज इक्वल टू इन्फेंट वेट इन पाउंड्स, नहीं कि अब कितना 5 पाउंड्स का है, अगर कोई बेबी 20 पाउंड्स का है तो हम पाउंड्स में लेंगे, उनका वेट केजी में नहीं लेना। अडल्ट डोज आप उसको डिवाइड कर देंगे 150 के ऊपर, तो जो मिनिमम डोज आएगी वो आपने छोटे बच्चों को देनी है। उसके बाद है कि फैक्टर मॉडिफाइंग द एक्शन एंड डोजेज ऑफ द ड्रग, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो ड्रग की डोज हम ले रहे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनके ऊपर उनका एक्शन होता है और उनको वो मॉडिफाई भी कर रहे होते हैं। ये बहुत, अब मैनी फैक्टर इन्फ्लुएंस द डोजेज एंड एक्शन ऑफ द ड्रग। बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो ड्रग की डोज और एक्शन दोनों के ऊपर उनका असर होता है। अगर ड्रग हम बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल देते हैं तो उसके जाहिर सी बात है हमें डिजायर थेरेप्यूटिक इफेक्ट ही नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर हम ड्रग की डोज काफी ज्यादा दे देंगे, लार्ज, तो उसके बाद क्या होगा कि उसके जो, तब भी हमें डिजायर इफेक्ट नहीं मिलेंगे बल्कि टॉक्सिक इफेक्ट मिलेंगे। इसीलिए कुछ फैक्टर है जो कि डोज के ऊपर उनका इफेक्ट होता है। हम देखते हैं कि कौन से हैं। सबसे पहले एज, बॉडी वेट, सेक्स, रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डोजेज फॉर्म, अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। उसके बाद है पैथोलॉजिकल कंडीशन, टॉलरेंस, कम्बिनेशन ऑफ द ड्रग, जिसमें सेनर्जिज्म भी आ सकता है, एंटागोनिज्म भी आ सकता है। फर्स्ट फैक्टर हम देखते हैं कि एज जो है ना क्या होता है। अब जिस तरह से अडल्ट की जो एज होती है, हमने ऊपर भी देखा था, 18 से लेके 60 ईयर के दरमियान जो एज होती है वो अडल्ट होती है। अडल्ट के लिए हमने अडल्ट डोज देनी होती है, जबकि चिल्ड्रन जो होती है उनको हम हमेशा स्मॉल डोज देते हैं, और जो कि हम यंग फार्मूला और क्लार्क फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं। जबकि वो पेशेंट जिनकी एज अबव 60 ईयर्स होती है उनको भी हमेशा डोज जो है ना अडल्ट डोज से 3/4 तक जो है ना कम देते हैं। उसके बाद है बॉडी वेट। अब जिस तरह कुछ लोग होते हैं जिनका नॉर्मल बॉडी वेट होता है, हेल्थी पर्सन होते हैं, उनको अगर हम
200 mg के टैबलेट दे रहे हैं, तो उन लोगों को जो इबनॉर्मल जिनका बॉडी वेट होता है उनकी डोज को हमेशा हम एडजस्ट करके देंगे। अगर 4 mg की टैबलेट हम एक नॉर्मल हेल्थी पर्सन को दे रहे हैं, तो अंडर वेट जो पर्सन होंगे या जो ओल्ड एज के पर्सन होते हैं जिनका बॉडी वेट मतलब कम होता है ऑलरेडी ही, तो उनके लिए हमने उस डोज को 200 mg में कन्वर्ट कर देना है, यानी कि एडजस्ट करके मिनिमम डोज देंगे पेशेंट के वेट के अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर वो उसने, जाहिर सी बात है, अगर हम ज्यादा डोज दे देंगे ना, तो वो तो ऑलरेडी ही उसका अंडर वेट पेशेंट है, तो उसने तो उसको टॉलरेट ही नहीं करना। उसके बाद है सेक्स। अब इसमें ये होता है कि जो मेल और फीमेल्स होती हैं, मैन और वुमेन्स, उनकी जो है ना कि अकॉर्डिंग डोज को भी हमने एडजस्ट करना होता है। डोज फॉर द वुमेन शुड बी लेस देन मैन, ठीक है, हमेशा वुमेन्स को लेस देनी चाहिए, क्योंकि वुमेन्स के ऊपर जो ड्रग के इफेक्ट होते हैं वो ज्यादा होते हैं देन मैन। और दूसरा सेकंड ये होता है कि प्रेगनेंसी में, मेंस्ट्रुएशंस के अंदर, ठीक है, और लैक्टेशन पीरियड में भी जब हमने कोई मेडिसिन देती है तो उसकी डोज को एडजस्ट करके हमने देना है, कि हमने कितना डोज में देना है या देना भी है ना, वहां भी बहुत सारे फैक्टर आ जाते हैं। उसके बाद है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब हमने ये देखना है कि ड्रग हम दे किस रूट से रहे हैं। मिसाल के तौर पर जब हम ड्रग हम आईवी के थ्रू देते हैं, ठीक है, इंट्रावीनियस वीन्स में जब हमारे पास ड्रग जाता है तो उसका एक्शन जो है ना रैपिड होता है, और जबकि हम जब ओरल रूट के थ्रू ड्रग रहे होते हैं तो उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन हमेशा स्लो होता है। ओरल, इसीलिए जो ओरल डोज होती है ऑलवेज गिवन ग्रेटर देन द पेरेंटल डोज। अब जो ओरल डोज अगर हम हमेशा हम देते हैं, चाहते हैं कि हमें 100% जो है ना अंदर उसकी बायोएबिलिटी चाहिए, तो हम 100 mg जो है ना पहले नहीं देंगे, बल्कि हम 120% ड्रग अगर अपनी बॉडी के अंदर देंगे तो फिर हमें 100% कंसंट्रेशन मिलेगी। इसीलिए हमेशा उसकी डोज को हम ज्यादा देते हैं। अब अगर हम पेरेंटल रोड की बात करते हैं तो उसमें भी कुछ सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू हम ड्रग देते हैं, कुछ इंट्रामेस्कुलर रूट इंजेक्शन देते हैं, और कुछ आईवी। अब उसमें जो सबक्यूटेनियस और इंट्रामेस्कुलर इंजेक्शन होता है, हमेशा हमने उसको ग्रेटर देना होता है उसकी डोज देन आईवी की निस्बत, क्योंकि आईवी में ना डायरेक्ट हमारे वीन्स में जाता है तो उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन ज्यादा होता है, इसीलिए उसकी हमने हमेशा डोज कम ही एडमिनिस्टर करनी होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। प्रेजेंस ऑफ फूड इन स्टमक डिले द अब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग ऑनसेट एक्शन इज स्लो। अब जिस तरह से अगर कुछ ड्रग्स होते हैं, कुछ मेडिसिन होती हैं, अगर हम उनको खाने के साथ ही ले लेते हैं तो उनकी अब्जॉर्प्शन जो होती है वो कम हो जाती है, जबकि कुछ ड्रग जो होते हैं अगर हम उनको एम्प्टी स्टमक के साथ ले रहे होते हैं, खाली मैदे में, तो हम वो इरिटेशन काज करते हैं, नोजिया या वोमिटिंग वगैरह हो जाती है। उसके बाद हिप्नोटिक्स आर मोर इफेक्टिव व्हेन गिवन एट बेड टाइम। हिप्नोटिक्स जो होती है वो स्लीप इंड्यूस करने के लिए यूज होती है। उन पेशेंट को जिनको नींद नहीं होती तो वो हिप्नोटिक यूज करते हैं नींद को इंड्यूस करने के लिए, तो इसलिए वो तब इफेक्टिव होती है ना जब उनको बेड टाइम के ऊपर देते हैं। उसके बाद है डोजेज फॉर्म ऑफ द ड्रग, यानी कि किस फॉर्म में ड्रग बना हो उसके प्रिपरेशन के लिहाज से अब हम देखते हैं। अब देख, जिस तरह एक लिक्विड फॉर्म में जो ड्रग होता है उसका हमेशा ऑनसेट ऑफ एक्शन रैपिड होता है, और पाउडर का भी एज कम्पेयर टू टैबलेट और पिल्स, ठीक है, इसीलिए लिक्विड में देंगे फौरी तौर पर एक्शन उसका होगा। पाउडर फॉर्म में भी अगर हम उसको चाहें तो वाटर में डिजोल्व करके, अगर इस बात पाउडर को हमने यूज करना है, देन उन ड्रग की निस्बत जो टैबलेट या पिल फॉर्म में होती है। उसके बाद है अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग्स। अब हम देखते हैं कि किस तरह से इफेक्ट करते हैं ड्रग, जो कि रैपिड जिनके अब्जॉर्ब होते हैं एंड एक्सक्रीटेड क्विकली, कैन नॉट मेंटेन इफेक्टिव कंसंट्रेशन फॉर थेराप्यूटिक इफेक्ट। अब जाहिर सी बात है कि ड्रग हमने दिया है, जितनी तेजी के साथ उसने अब्जॉर्प्शन जो भी है उसके बॉडी के अंदर, उतनी ही तेजी के साथ वो हमारी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट भी कर जाएगा, तो हम उसका जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन होगी थेराप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो हमारी बॉडी के अंदर मेंटेन नहीं रहेगी। अगर, और दूसरा ये होता है कि ऐसे ड्रग जो कि जिनके अब्जॉर्प्शन तो बहुत ही फास्ट हो रही है, क्विकली तौर पर अब्जॉर्ब हो रहे हैं, लेकिन उनकी एक जो एक्सक्रीशन है ना वो स्लो है, तो अब वो ड्रग हमारी बॉडी के अंदर जहरी सी बात एक्युमुलेट होना शुरू हो जाएगा ना, जमा होना शुरू हो जाएगा, तो उसकी वजह से वो टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। इसीलिए हमेशा ये फैक्टर भी हमने देखने होते हैं। उसके बाद है पैथोलॉजिकल कंडीशन। पैथोलॉजिकल कंडीशन का मतलब होता है कोई भी डिजीज कंडीशन किसी पेशेंट की। मिसाल के तौर पर अगर कोई पेशेंट लीवर का पेशेंट है, किडनी का पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, तो वो तो पहले ही उसके जो बॉडी के मेन आर्गन थे वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे, तो इसीलिए जब हमने उसको डोज देनी होती है, हमेशा हमने डिक्रीज डोज देनी होती है, डोज को एडजस्ट करके देना होता है किसी भी ड्रग को, ताकि उनको टॉक्सिक इफेक्ट से बचा जा सके। उसके बाद है टोलरेंस, ठीक है, इट इज
unusual resistance to ordinary dose of the drug, increased dose is often required to obtain desired therapeutic effect. अब कुछ पेशेंट होते हैं जिनको टॉलरेंस डेवलप हो जाती है। इसका ये होता है कि जिस तरह नारकोटिक्स में कुछ पेशेंट ले रहे होते हैं जिसमें बारबिचुरेट्स आ जाती हैं, ठीक है, या बेंजोडाइजेपिन्स वगैरह, तो वो पेशेंट इतनी हद तक आदी हो जाते हैं कि उनके जो अंदर रिसेप्टर्स होते हैं वो उनका इफेक्ट देना ही जो है ना बंद कर देते हैं। अब मिसाल के तौर पर एक पेशेंट है ना, अगर वो नॉर्मल डोज में डेली 2 टैबलेट लेता है, लेकिन उन 2 टैबलेट्स उसको फर्क पड़ना बंद हो जाता है क्योंकि टॉलरेंस वहां पे जो है ना डेवलप हो जाती है। तो इसीलिए उनको जब डोज उनकी इंक्रीज करनी पड़ती है, अब 2 की बजाय वो 4 टैबलेट लेगा तो ही वो थेरेप्यूटिक इफेक्ट उसका वहां पे प्रोड्यूस होगा। उसके बाद एक कॉम्बिनेशन ऑफ द ड्रग। समटाइम ये होता है कि जब हम 2 या 2 से ज्यादा ड्रग देते हैं तो उनका एक्शन इंक्रीज भी हो सकता है या डिक्रीज भी। अब मिसाल के तौर पर जिस तरह अगर एक ड्रग एक पेशेंट है, ठीक है, उसको जो है ना, एक तो उसको बुखार है, हम उसको पेना डाल देते हैं, साथ में उसको कोई इन्फेक्शन भी हो गया है ना, तो हम उसको साथ एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं। 2 ड्रग हम साथ देंगे तो उनका मैक्सिमम जो है ना इफेक्ट होगा, थेराप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। या समटाइम इस तरह होता है कि कुछ एक ड्रग जो है ना, हम एगोनिस्ट दे रहे होते हैं और एक साथ एंटागोनिस्ट, जैसे कि हमारे पास HCl इनहिबिटर्स होते हैं, यानी कि जो अगर हम कोई ड्रग ले रहे हैं ना, उसने जाके हमारे स्टमक के लिए इरिटेशन काज करती है, तो हम चाहते हैं कि साथ हम ऐसा ड्रग भी देना जो उस इरिटेशन को ट्रीट करे। तो इसी तरह जब हम दोनों ड्रग देंगे तो उनका एक सिनर्जिज्म जो है ना इफेक्ट प्रोड्यूस होगा उन ड्रग्स का। ठीक है, ये सेकंड चैप्टर हमारा क्लोज हो गया है। तो कल से हम इंशाल्लाह थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे।